हेलो बच्चों, स्वागत है आपका द एवन एकेडमी पर। मैं हूं आशुतोष और हम और आप मिलकर आज फिर से अपने फिजिक्स के सफर को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो पिछले क्लास में हमने देखा था एम्पियर का सर्कुलर लॉ, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे एम्पियर के सर्कुलर लॉ का अनुप्रयोग, जो कि हमारा टॉपिक होने वाला है आज का। तो जो आज का टॉपिक है, आप में से जितने बच्चे हैं जो आज पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, उनको ये थोड़ा कम समझ में आएगा, क्योंकि आप लोगों ने पिछला वीडियो अभी नहीं देखा है। तो बेहतर होगा कि आप लोग पिछला वीडियो पहले देखिए, उसके बाद इस वाले वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। ओके, तो चलिए, हमने कहा था, मैंने बताया था आप लोगों को कि एम्पियर के सर्कुलर लॉ के एप्लीकेशन में हमें 3 पार्ट पढ़ने होंगे, 3 चीज। आज उसका पहला दिन है और हम पढ़ेंगे पहला पार्ट। पहले पार्ट में हमारा है, हेडिंग बना लीजिए सब लोग, हेडिंग लिखिए। तो आज का हेडिंग हमारा होने वाला है अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू a current carrying wire of infinity length। तो ये होने वाला है आज का हमारा हेडिंग और आज का टॉपिक। एक अनंत लंबाई के चालक तार के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें जानेंगे। तो चलिए, बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। अच्छा, हमने मान लिया कि हमारे पास एक चालक तार है जिसकी लंबाई हमको नहीं पता, इसकी लंबाई इनफिनाइट लेंथ की है मान लेते हैं। और इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है? इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, और ऊपर की ओर। और इसके आसपास एक सर्कुलर पाथ का रेडियस हमने मान लिया आर है। एक पॉइंट पी ऐसा है जहां पर हमको बी की वैल्यू बतानी है। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके लिए हमने क्या करना है? अच्छा, पहले तो ये देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। तो राइट हैंड थंब रूल से हम देख सकते हैं कि अगर करंट ऊपर की तरफ है तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा अंदर की तरफ होगा, इस तरफ अंदर की ओर। तो हमने मान लिया, ये देख लीजिए, हमारा हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ अंदर की ओर। और मैंने बताया था पिछले क्लास में आप लोगों को कि जिस तरफ अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, उसी तरफ हम डीएल लेंथ लेते हैं। जो डीएल छोटा वाला लेंथ लेंगे, डीएल, उसका भी डायरेक्शन सेम होगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। हम ऐसा इसलिए लेते हैं ताकि एंगल छोटा बने, और एंगल छोटा बनेगा तो इससे हमारा फायदा होगा। विपरीत साइड भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है डीएल। अब यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या मिला? 0 डिग्री। ठीक। अच्छा, अब एम्पियर का परिपथी नियम कहता क्या है? तो एम्पियर का परिपथी नियम कहता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ बी ऑफ एनी क्लोज लूप, किसी बंद पाथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन आई नेट के का म्यू नॉट गुना होता है। किसी भी बंद पाथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन कुल आई का म्यू नॉट गुना होता है। बिल्कुल यही होता है। चलिए, अब यहां से हमें बी की वैल्यू निकालनी है। ये तो एम्पियर का लॉ हो गया। आगे बढ़े। अच्छा, अगर मैं इसे लिखूं इंटीग्रेशन किसका? बी डॉट डीएल को लिखूं बी डीएल कॉस थीटा, ओके, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? म्यू नॉट इंटू आई नेट। कॉस थीटा की वैल्यू कितना है यहाँ पे? 0। बी कांस्टेंट आ जाएगा तो बी हो गया बाहर। इंटीग्रेशन में हमको मिला सिर्फ डीएल कॉस 0 की वैल्यू 1 इंटू 1। ठीक, चलिए लिख लेते हैं कॉस 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई नेट। आई नेट की जगह देख रहे हैं बस सिंगल आई हमारा एक है। 2 होता तो 2 लिख लेते हैं, 2i। 3 होता तो 3 लिख लेते हैं। अगर डायरेक्शन में ऊपर नीचे है तो उस हिसाब से लिखते हैं। अच्छा, यहां से हमको मिला है बी इंटीग्रेशन ऑफ डीएल कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, म्यू नॉट इंटू आई लिखते हैं सीधे सीधे। अच्छा, डीएल लेंथ था हमारा छोटा वाला, डीएल 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 इंटीग्रेट करेंगे तो मैंने बताया था पिछली बार क्या हो जाएगा? 2 पाई आर के बराबर। सर्कुलर पाथ हमारा 2 पाई आर है, तो इंटीग्रेशन डीएल किसके बराबर आया?
2πr के बराबर, और इज इक्वल टू क्या है, म्यू नॉट इंटू आई। तो यहां से b की वैल्यू हमको मिली म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। कितना आसान था ये, कितना ज्यादा आसान था, तुरंत मिल गया। देखा आपने, बड़े आसानी से हमें मिल गया b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, है ना। लेकिन अब इसमें हमारे दो कंडीशन बनते हैं, ध्यान से समझिए। अच्छा, पहला कंडीशन वो कि जब चालक तार, जो चालक तार है ठोस हो, ठोस बेलनाकार हो, बेलनाकार हो। अच्छा, ठोस बेलनाकार होने का क्या मतलब है, जैसे हम मान ले जो भी हमारा करंट कैरिंग वायर है वो सॉलिड है, अंदर से पूरा भरा हुआ है। जैसे कोई भी कॉपर का वायर लेंगे वो अंदर से पूरा भरा हुआ होता है, ठीक है। और करंट का क्या है कि वो जब भी चलता है तो पूरे आयतन में से होकर निकलता है, जितना भी वॉल्यूम मिलता है उसको सब में से होकर निकलेगा। जैसे मान ले कि यही हमारा है करंट कैरिंग वायर, है ना। अगर हम इसमें से करंट को फ्लो कराते हैं, अगर इस कॉर्नर पे थोड़ा सा अगर फ्लो कराएंगे, यहाँ पर हमने वायर लगाया यहाँ पर कि थोड़ा सा है, तो क्या ये यही कॉर्नर पकड़ के निकल जाएगा? बिल्कुल नहीं। इसको जितना रेडियल मिलेगा, जितना भी आयतन मिलेगा इसको, वो सब में से होता हुआ निकल जाएगा। यानी कोई भी करंट अगर किसी भी चालक में हम प्रवेश कराते हैं तो वो उसके पूरे आयतन से होकर निकलता है ना। अगर मान लो इस कंडीशन में हमारा जो चालक तार है वो एक सॉलिड सिलेंडर के फॉर्म में है, सॉलिड सिलेंडर के फॉर्म में है, और उस सिलेंडर का रेडियस दे दिया तुम आपको आर, उसका रेडियस दे दिया आपको आर, है ना। उस कंडीशन में अगर हमसे पूछता है कि बी की वैल्यू क्या होगी, तो हमारे बनते हैं तीन कंडीशन, ए बी और सी। देखते हैं कौन कौन सा तीन कंडीशन। अगर हम देखें, मान लेते हैं इसमें धारा कितनी है, आई है। पहला कंडीशन तो हमने देखा बी इज इक्वल टू क्या है, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। अगर जो ये आर है वो आर क्या है, उस चालक तार से पी पॉइंट का डिस्टेंस है जहां पे हमको बी की वैल्यू फाइंड करनी थी। अच्छा, अगर ऐसा हो फर्स्ट कंडीशन कि जो हमारा स्मॉल आर है, स्मॉल आर ये वाला, ये हो बड़ा, किससे, इस चालक तार के रेडियस से, आर से, तो हमें कहां मिलेगा आर की वैल्यू, इससे बाहर ही मिलेगा। अगर बाहर के पॉइंट पे आता है तो म्यू नॉट तो हमारा बी की वैल्यू तो वही सेम आएगी। तो बी की वैल्यू हमारी आती है सेम का सेम म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। और इस कंडीशन में होता क्या है, इस कंडीशन में हम देखते हैं कि जो बी होता है वो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इसका मतलब बी बढ़ाते जाएंगे आर घटता जाएगा, या फिर आर बढ़ाते जाएंगे बी का मान घटता जाएगा। सेकंड कंडीशन क्या हो, अगर आर बराबर हो कैपिटल आर के, आर बराबर हो कैपिटल आर के, तो जहां आर था वहां हम कैपिटल आर लिख देंगे। तो यहां पर हमको मिलता है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। और इस कंडीशन में बी हमको मैक्सिमम मिलता है, बी मैक्सिमम मिलता है। इस कंडीशन में जो हमारा बी होगा वो सरफेस पे आ जाएगा, बिल्कुल चालक तार के सतह पे मैक्सिमम मिलेगा। अच्छा, क्या होगा अगर जो स्मॉल आर है वो छोटा हो जाएगा कैपिटल आर से, इसका मतलब अंदर के किसी पॉइंट पर, इस चालक तार के, सिलेंड्रिकल चालक तार के अंदर के किसी पॉइंट पे अगर हमको लेना हो तो उस कंडीशन में हम क्या लिखते हैं, उस कंडीशन में हम लिखते हैं b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr स्क्वायर इंटू आर। और इस कंडीशन में जो b होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है r के। r का मान बढ़ाते जाओ b का मान बढ़ता जाएगा, r का मान घटाते जाओ b का मान घटता जाएगा। लेकिन कब, जब तक वो अंदर है, जब तक वो सतह के अंदर है तभी तक के लिए। ये तीन कंडीशन इससे हमारे बनते हैं। पहला कंडीशन में हमने क्या देखा, जब चालक तार हमारा ठोस बेलनाकार का हो, जब ठोस बेलनाकार का होगा तो उसमें हमारे तीन कंडीशन बनेंगे। ये जो आर हमने पी पॉइंट लिया था चालक तार से, एक फिक्स डिस्टेंस पी का जो था आर, अगर वो आर बड़ा हुआ इसके रेडियस से, यानी जो पॉइंट मिलेगा हमको बाहर की ओर मिलेगा, बाहर की ओर जब मिलेगा उस कंडीशन में जो हमारा बी की वैल्यू आएगा सेम आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2πr के बराबर। और उस कंडीशन में हमने देखा है जो बी है मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब आर का मान जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे बी का मान
घटता जाएगा। सेकंड कंडीशन, हमने आर को आर के बराबर कर दिया, स्मॉल आर को पी पॉइंट को हमने उठा के सरफेस पे रख दिया। तार के सरफेस पे जैसे ही रखेंगे तो जो आर की वैल्यू थी वो हम कैपिटल आर से रिप्लेस कर देंगे, हो जाएगा। और इस कंडीशन में बी हमको मिलता है मैक्सिमम, सबसे ज्यादा मिलता है अधिकतम, ठीक। और थर्ड कंडीशन हमने ये देखा कि जो हमने पी पॉइंट लिया था वो चालक तार के भीतर ही ले लेते हैं। अगर चालक तार के भीतर ही ले लेंगे तो उस कंडीशन में क्या बनता है हमारा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर इंटू आर के बराबर। और यहां पर हम देखते हैं कि जो हमारा B है वो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब आर का मान जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे बी का मान बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। लेकिन एक मैक्सिमम पॉइंट पर आकर जबकि आर बराबर हो जाएगा आर के, मैक्सिमम पॉइंट के बाद अब अगर आर को बढ़ाते हैं तो जितना आर को बढ़ाएंगे उतना बी का मान घटता जाएगा। समझ गए बात को? जैसे मेरे कहने का मतलब ये है कि इसी पॉइंट के समझते हैं ना, इस पॉइंट को, ये हमारा ठोस बेलनाकार था, सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर था, इसके किसी पॉइंट पर हमने लिया था पी पॉइंट, है ना, ये आर डिस्टेंस था और इसका रेडियस जो भी था वो भी रेडियस इसका था आर। अब इस पी पॉइंट को हम जितना पास लेके चलते जाएंगे, ठीक है, पास चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं, जितना आर का मान बढ़ाते जाएंगे उतना हमारा बी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और जब सरफेस पे आएगा तो सरफेस पे आने के बाद हमने देखा था आर बराबर आर के हो जाता है, सतह पे जैसे ही आएगा तो बी का मान हमको क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। लेकिन सतह के बाहर जैसे ही जाएंगे तो हमारा फर्स्ट कंडीशन में आ जाएगा, यानी आर बड़ा हो जाएगा इसके रेडियस से, और जैसे जैसे हम आर का मान तब बढ़ाते जाएंगे और बी का मान तब हमारा घटता जाएगा। समझ गए बात को? तो ये बनता है पहला कंडीशन। अच्छा, दूसरे कंडीशन में क्या हो, अगर हमारा जो चालक तार है वो ठोस बेलनाकार ना होके खोखला बेलनाकार हो, है ना, खोखला बेलनाकार, जैसे एक पाइप होता है, पाइप के बीच में खाली जगह होता है और आसपास होता है वो जो भी मेटल होता है हमारा, अगर ऐसा कंडीशन में है तब कैसा बनेगा। चलिए यहां से इरेज कर लेते हैं, अगर नोट करना है तो कर लीजिए। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड कंडीशन हमको ये देखने को मिलता है कि अगर यदि चालक तार खोखला हो, चालक तार अगर खोखला हो तब भी इसी कंडीशन में मान लें कि हमारे पास एक सिलेंड्रिकल वायर है, हमारे पास एक सिलेंड्रिकल वायर है जिसका रेडियस है आर, लेकिन दिक्कत यह है कि यह है खोखला, खोखला चालक, ठीक। अब इससे भी अगर हम तीन कंडीशन बनाएं, पहला, कोई मान लो कोई पी पॉइंट हमने लिया यहां पर और इसका इससे डिस्टेंस कितना है, इसका इससे डिस्टेंस हमने ले लिया आर, है ना। तो फर्स्ट कंडीशन बना कि जब आर इज ग्रेटर देन हो किसके, आर के, जब छोटा वाला आर इसके रेडियस से बड़ा हो, तो इस कंडीशन में तो हमारा वही बनना है जो बी की वैल्यू आई है, बी की वैल्यू जो हमारा आता है वही बनेगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। और हमने ये देखा था कि बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के, जितना आगे बढ़ते जाएंगे दूरी का मान जितना बढ़ाते जाएंगे बी का मान उतना घटता जाएगा। अब सेकेंड कंडीशन हम इस पी पॉइंट को उठा के लाते हैं, इसके सरफेस पे रख लेते हैं, लाके सरफेस पे रख ले, हमने पी पॉइंट को सरफेस पे रख लिया और यहीं पर हमको बी फाइंड करना है। यानी इस कंडीशन में आर जो होगा वो बराबर हो जाएगा आर के, आर के बराबर हो जाएगा कैपिटल आर के, यानी इस कंडीशन में फिर से हमको जो मिलेगा वैल्यू बी का वो होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, और ये होगा हमारा बी मैक्सिमम, अधिकतम, बिल्कुल पहले वाले की तरह। और थर्ड कंडीशन जब आर हो जाए छोटा किसके, इसके रेडियस के, जब आर को हम ले लेते हैं इसके अंदर ही, मान लेते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, कोई पॉइंट आर था जो हमने अंदर ही ले लिया, यानी आर जो पॉइंट पी है, जो पी पॉइंट है आर डिस्टेंस पे वो हमने इसके अंदर ही ले लिया। अब बताओ, ये चालक तार तो हमारा खोखला था और जब भी करंट जाएगा तो वो टोटल आयतन में से होके जाएगा, पूरे वॉल्यूम में से होके जाएगा। अब बीच में कोई जब हमारा चालक तार है ही नहीं, खाली है वो तो उसमें करंट जाएगा नहीं, और जब करंट नहीं जाएगा तो इस कंडीशन में आई की वैल्यू क्या आएगी, 0।
जब आई 0 इस कंडीशन में तो बी की वैल्यू भी हमारी इस कंडीशन में 0। क्यों? क्योंकि याद करो एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई नेट। जब बेटा आई नेट ही 0 हो गया तो ये पूरा पार्ट 0 और ये 0, तो बी भी किसके बराबर हो जाएगा? 0 के। यानी कि हमने देखा पहला कंडीशन बिल्कुल वैसा ही पहले वाले की तरह, दूसरा भी वैसा ही, तीसरा कंडीशन में दिक्कत ये हुई कि अंदर कोई करंट है ही नहीं। जब अंदर कोई करंट नहीं तो आर की वैल्यू भी जो भी हमारी रहेगा, आर की वैल्यू छोटे आर से थी, छोटे आर की वैल्यू बड़े आर से 0 कम थी, तो जो हमारी आई की वैल्यू आएगी 0, आई की वैल्यू 0 तो बी की वैल्यू भी हमारी 0 हो गई। तो इस तरीके से हमारे ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, जो कि था अनंत लंबाई के चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो आगे के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए थैंक यू।